नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बात करेंगे व्हाइट हाउस में यूरोपियन यूनियन, नेटो के सदस्य देशों के जो महासचिव हैं, उनका और कई यूरोपीय देशों के राष्ट्र प्रमुखों का जेलेंस्की के साथ जमावड़ा और डोनाल्ड ट्रंप के उनके सामने प्रस्ताव। ये प्रस्ताव क्या हैं? क्या ये अस्थायी शांति की तरफ ले जाएंगे रूस और यूक्रेन की इस कॉन्फ्लिक्ट को, युद्ध को? किस कीमत पर ये युद्ध थमेगा और क्या मन से जेलेंस्की इसके लिए तैयार हो गए हैं? यानी बलि के लिए बकरा क्या अपने मन से तैयार हो गया है? इस पर चर्चा करेंगे और इसके आगे जाकर के प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं और क्या हम ये मान लें कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे नेटो हो, यूरोपियन संघ हो, जेलेंस्की हो, इन सब ने पुतिन की ताकत के सामने, पुतिन की मेधा के सामने और जो उनका एक अभियान था उसके सामने सरेंडर कर दिया है। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं आदि अचिंत साहब, जियोपॉलिटिकल मामलों के, रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ। उनके साथ जुड़कर के जरा इस पूरी कवायद को समझने की कोशिश करते हैं। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार आदि जी, क्या माना जाए, सरेंडर या इसमें पेंच है अभी कोई? नहीं सर, पेंच है काफ़ी। बिकॉज़ अगर आप देखें, जो एक जगह पे अमेरिका ने थोड़ा-सा बैक स्ट्रोक मारा है, सिक्योरिटी गारंटीज़ पे। अभी तक तो सिक्योरिटी गारंटीज़ के बारे में अमेरिका, जब भी अमेरिका में किसी को पूछा जाता था, वो थोड़ा बैक नहीं, ऐसा कुछ हम नहीं दे सकते, दिस दैट। ट्रम्प के सामने और ट्रम्प के साथ जो डिस्कशंस हुई हैं, उसके अंदर दिखता है कि सिक्योरिटी गारंटीज़ के ऊपर कुछ बात हुई है। और ट्रम्प की तरफ से भी आया कि भई हम लोग कुछ हेल्प करेंगे। सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन के लिए। नाउ ये एक चीज़ है जिसमें अमेरिका खुद फँसेगा। क्या वो अपनी आर्मी वहाँ पर लगाएगा? क्या वो अपना कुछ और मतलब सेटअप वहाँ पर लगाएगा? इसका तो चांस कम ही है, क्योंकि अमेरिका में इतना वो अभी जो बोलते हैं ना, दम नहीं है इतना, और लोगों में भी इतना शौक नहीं होगा कि अपनी आर्मी को कहीं पे भेजना। तो ये एक बड़ी डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन ट्रम्प ने ले ली है। अब उसने बीच में तो कूद गया है सर। इसकी स्ट्रैटेजी है कि भई कहीं न कहीं से करके, कुछ भी करके एक जगह पे डील लाके, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई वहाँ उस रीजन की हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा। उसको भैया किसी तरह से डील करके वो उस चीज़ को ख़त्म करे। तो वो अब थोड़ा शॉर्ट साइटेड टाइप एक गेम खेलने की कोशिश कर रहा है सर। उतना लॉन्ग लास्टिंग अ, अब ये 3 साल तक तो लड़ चुके हो आप। और दूसरा सर, अगर आप देखें, यूरोपियन लीडर्स ने जो स्टेटमेंट्स दिए वहाँ से आने से पहले, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बोला कि कोई लैंड स्वैप नहीं होगा, कोई टेरिटोरियल एक्सचेंज नहीं होगा, ऐसी चीज़ें नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे। तो सर नेगोशिएशन फिर क्या कर रहे हो आप? तो या तो होगा कि भई ट्रम्प साहब थोड़ा वहाँ पर गुस्सा करके सबको थोड़ा प्रेशर डाल के कुछ करवा देंगे। अब वो भी कितना टाइम लास्ट करता है, कौन उसको गारंटी करता है, इसके बारे में अभी कोई भी डिस्कशन करने को तैयार नहीं है, सब हवा में डिस्कशन चल रही है। मेरे को लगता है सर, ये लोग जो यूरोपियन पावर्स हैं, ये थोड़ा ट्रम्प को के साथ मस्ती कर रहे हैं, मतलब उसको ह्यूमर कर रहे हैं कि भई चल ठीक है, तू ये अगर ये बोल रहा है तो हम तेरे साथ ये भी कर लेते हैं टाइप्स। क्योंकि इस बारी जो ट्रम्प का एक बिहेवियर था, वो थोड़ा-सा रिस्पेक्टफुल था। ज़ेलेंस्की के ऊपर भी थोड़ा आराम से उसने बात करी है। पहले तो उसको डिक्टेटर और पता नहीं क्या-क्या बोल चुका है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ट्रम्प और पुतिन के साथ जो डील हुई है, जो इन लोगों ने आपस में बात करी है, वो अब कैसे लेके आएगा इन सबको उस टेबल के ऊपर, ये देखना है। क्योंकि ट्रम्प के पास 2 ही ऑप्शन है सर, या तो सबको टेबल पे लेके आए और एक चीज़ पे मनवाए और कुछ आगे जाए, नहीं तो बोले कि जी मैंने जितना करना था कर लिया, थैंक यू सो मच, मैं चला यहाँ से, आपको जो हथियार लेने, आप लेते रहो, मुझे पैसे दो, हथियार लो, लड़ो, मरो, जो मेरे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रशिया के साथ अपनी रिलेशनशिप आगे लेके जाता हूँ। तो ये भी हो सकता है, ठीक है? तो ये एक फाइनल ऑप्शन रहेगा। अगर ये हो गया, नेटो गया, यूरोपियन यूनियन खत्म, पूरा जो ये सो कॉल्ड वेस्टर्न आर्किटेक्चर है, ये पूरा खड़क जाएगा बहुत बुरी तरह से। तो एक बड़े
क्रक्स के मोमेंट पे बैठे हैं सर एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इन लोगों ने कुछ स्टडी नहीं करी है इसके बारे में। ये बस बैठ गए हैं वहाँ पर, इनको यूक्रेन की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, उसकी ज्योग्राफी के बारे में नहीं पता और बड़ी-बड़ी बातें वहाँ पर चल रही हैं। ज़ेलेंस्की अपनी तरफ से अड़ा हुआ है सर पूरी तरह से, तो उसकी तरफ से तो मेरे को कोई डिस्काउंट ऐसा दिखता नहीं है कि वो यार ट्रम्प को कुछ डिस्काउंट देगा या कुछ देगा। लेकिन इस बारी उसने साढ़े 4 मिनट में ट्रम्प को 12 बारी थैंक यू बोल दिया। पिछली बार थैंक यू बोलने से रह गया था। हाँ, पिछली बारी जिन-जिन चीज़ों के लिए डाँट पड़ी थी उसको, वो उसने पूरा कर लिया। इस बारी कोट पहन के आया था और टाई फिर भी नहीं पहनी हुई थी बट कोट पहन के आया था और 12 बारी उसने थैंक यू बोल दिया। तो सर कहीं ऐसा लगता है कि ट्रम्प को मतलब इसको खींचो जितना खींच सकते हो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। क्योंकि देखिए सर ट्रम्प के जो साथ वाले लोग हैं ना, उसका गोल्फिंग पार्टनर है एक लिंडसे ग्रैहाम करके जिसके काफ़ी इंटरेस्ट में है, उसका जो सीआईए का बंदा है, वो बड़े वो मतलब उनको वो वॉर वाला गेम उनको पसंद आता है और दुनिया से लड़ो, ये करो, अपनी मिलिट्री दिखाओ, अटैक करो, ये उनका वो नज़रिया रहता है। तो किस तरफ फिसलेगा ट्रम्प खुद, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। बाकी ये लोग थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करके थोड़ा-सा हाँ जी, हम कर रहे हैं जी, ये जी, वो जी। अब हो सकता है थोड़ा डिले कर रहे हो ये ट्रम्प को, कि भाई जितना टाइम खींच सकते हो उसको खींच लो, ये भी हो सकता है। बट देखिए रशिया के साथ इनकी जो एग्रीमेंट हुई है, रशिया थोड़े टाइम तक ही वेट करेगा। अब आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन के अंदर ट्रम्प से मिलने के बाद रशिया ने बहुत ज़बरदस्त अटैक्स करे हैं यूक्रेन के ऊपर, अच्छे खासे मतलब मोटे, खार खार्किव पे भी किए हैं, खार्किव पे भी किए मोटे हैं। सर। तो वो अपनी तरफ से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि साहब देखो, जो मर्ज़ी आप करते रहो, मीटिंग-वूटिंग मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते रहो मीटिंग, बट जो मैंने बोला है वो बड़ा क्लियर है और मैं ज़्यादा इधर-उधर नहीं करूँगा। मेरे हिसाब से रशिया 1-2 टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर जहाँ उसने थोड़ा एक्स्ट्रा लैंड ले रखा है। वो थोड़ा वापस कर दे तो कर दे, अदरवाइज़ 1 इंच वापस नहीं करेगा सर। और एक एक बात ये तो लगभग तय हो गई है, अब तक ट्रम्प की समझ में भी आ गया होगा आदि जी, कि ये जो इनकी धमकियां थी टैरिफ की और तमाम दूसरी, उसमें ना तो रूस आया है, ना भारत आया है, ना चीन आया है, यहाँ तक कि ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी उनको खरी खरी सुना दी। तो टैरिफ वॉर या टैरिफ की धमकियां कम से कम इन देशों पर तो कारगर साबित नहीं हुई हैं उनकी। भले ही उनके एक नेता ने ये कहा हो कि अगर हम भारत पर इतने टैरिफ ना लगाते तो पुतिन अलास्का भी ना आते। ये डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद ने भी बोला है सर। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि वो ये इस भ्रम में रहें कि भारत डर गया है, क्योंकि भारत किसी तरह से डरा नहीं है। भारत ने तो एक्चुअली काफ़ी हद तक अपना चीज़ें अपना रशिया से जो ट्रेड है आपका आपने बढ़ाया है उसको। तो उसके अंदर देखिए आपने भी एक जो मैसेजिंग करी है उसके साथ ये है एंड कल अगर आप देखें उसके जो उसका जो ट्रेड ज़ार बोलते हैं उसको, पीटर नवारो, उसका एक आर्टिकल आया था फाइनेंशियल टाइम्स में जहाँ पर उसने ये तक बोल दिया कि भई भारत की जो ऑयल की लॉबी है, वो इतनी पावरफुल हो गई है कि वो अब रशिया की वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी बकवास उसने लिखी वहाँ पर। यहाँ यहाँ तक कि बोलने की कोशिश कर रहा था कि बिकॉज़ भारत रशिया और चाइना के साथ बात करता है, हमको सेंसिटिव टेक्नोलॉजी भारत को नहीं देनी चाहिए। तो देखिए, ये भी एक तरह का उनका सिग्नल है कि यार अ, आप तो एकदम उल्टा पलट रहे हो, हम आपको पूरी तरह से रोक देंगे। देखिए सर, यूएस एक अकेली चीज़ नहीं है, यूएस के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, ठीक है? ये चीज़ हमको समझनी चाहिए। यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट अलग बात करता है, यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट अलग बात करता है। यूएस का वॉल स्ट्रीट अलग बात करता है आपके साथ, क्योंकि सब इतने पावरफुल हैं, इतना पैसा है सबके पास, तो सब अपनी-अपनी एक एक चीज़ बनाते हैं। तो मैं जो जिस तरह से देख रहा हूँ सर, बाकी सब तो ठीक है। आपके रिश्ते वॉल स्ट्रीट के साथ आपने अच्छे रखे हुए हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बंद नहीं हुई है वहाँ से, इन्वेस्टमेंट आपकी आ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ आपका चल रहा है यूएसए के साथ पीछे से। ये फ्रंट में अब टप्पू साहब हैं, ये कुछ उल्टे-सीधे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एज़ फार एज़ ये सेकेंडरी टैरिफ्स
आपने जैसे बोला, ये कभी भी अप्लाई कर सकता है वो। तो वो जो एक देखिए सर ऐसा है, किसी के हाथ में आपने यू नो कसाई दे रखी है, वो नीचे थोड़ी रखेगा, वो अपने पास थोड़ी देर के लिए छुपा लेगा, लेकिन वो हाथ में उसके रहेगी। वो अंदर कहीं अपने छुपा देगा कि भाई मैं नहीं, 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 मैं नहीं कर रहा ये वो एंड ऑल दैट। तो इसका क्या भरोसा सर? कभी किसी चीज़ में आके अब डर तो थोड़ा लगा हुआ है, क्योंकि जो है आपका यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया है। तो ये टैरिफ-वैरिफ का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है ग्राउंड के ऊपर, तो डर थोड़ा लगा हुआ है कि भई यू नो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बट देखिए, ये सेकेंडरी टैरिफ एक चीज़ है, ये 50 चीज़ और कर सकते हैं। तो इनका कोई वो भरोसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है इनका सर। नहीं, क्या हम ये मान लें कि ट्रंप और जो उनके लग्गे-भग्गे हैं, जो उनके सलाहकार हैं, वो अब ये मन बना रहे हैं कि हम भारत के हमारे साथ नहीं चल सकता या हम भारत को साथ लेकर के नहीं चल सकते और उसमें फिर पनिशमेंट के तौर पर ईगो लेकर के या सबक सिखाने के मूड में ये लोग आ सकते हैं क्या? क्योंकि भारत ने तो संकेत जो दिए हैं वो बहुत सख्त हैं, ना झुकने वाले संकेत हैं और उसने दूसरे रास्ते अपने अख्तियार करने शुरू कर दिए हैं। देखिए सर, मेरे हिसाब से जो मोदी जी की मीटिंग हुई थी ट्रम्प साहब के साथ फ़रवरी में, जब वो वहाँ पर गए थे, जो बंद दरवाज़े के पीछे मेरे ख़्याल से जो कुछ कुछ वहाँ पर हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखता है कि साहब ट्रम्प को ये ब्रीफिंग दी गई थी कि भारत ना कमिट नहीं करता है, थोड़ा नो वो अपनी जगह खुद बनाना चाहता है, रशिया के ऊपर उसका अच्छा दोस्ती है, वो अपना बीच में रहना चाहता है, वो आपके साथ अलायंस नहीं साइन करना चाहता है। ट्रम्प ने बोला अच्छा मैं डील करता हूँ भारत के साथ। मेरे को ऐसा लगता है सर, मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। और इसने मोदी जी से कुछ पूछा होगा उस उसी के चलते, कि साहब आप ये कर लो मेरे साथ, आप ऐसा एग्रीमेंट कर लो, वैसा कर लो कुछ। एंड मोदी जी ने मेरे ख्याल से मना किया होगा कि साहब ये ना, ये फिट नहीं बैठता। तो अगर ऐसा कुछ है, तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि एक प्रेज़िडेंट जो इतना मतलब इगोइस्टिक है, उसके अगर मुँह पे आपने ना बोला हो, तो फिर वो आपके पीछे पड़ेगा और जिस तरह से वो चल रहा है। प्लस सर देखिए, वैसे भी मैंने अपने चैनल में काफ़ी टाइम से बोला हुआ है 2030-32 तक ये आपको एक स्ट्रैटेजिक थ्रेट डिक्लेयर करेगा। ये बोलेगा कि आप उसकी नेशनल सिक्योरिटी का एक खतरा हो। और इसका जो हिंट है कल आपको जो मैंने जैसे जिस आर्टिकल पे मैंने आपको रेफर करा जो पीटर नवारो साहब का लिखा हुआ है वहाँ पर, फाइनेंशियल टाइम्स में, जहाँ उन्होंने बोला है कि साहब नेशनल सिक्योरिटी के लिंक भी कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी हो, वो भारत को देना एक सिक्योरिटी थ्रेट रहेगा, क्योंकि भारत चाइना और रशिया के साथ मिलता है। ठीक है? तो ऐसी-ऐसी चीज़ें बिल्ड अप करके एक नैरेटिव बिल्ड करके ये आपको उस कटघरे में खड़ा करेगा, क्योंकि इसको पता है सर कि ये एक चैलेंजर बन सकता है। अब चक्कर क्या है, भारत किसी की गोदी में बैठना नहीं चाहता सर। कई लोग बोलते हैं मैं चाइना की गोदी में बैठ के कुछ कर लूँगा, कई लोग बोलते हैं मैं अमेरिका की गोदी में बैठ के कुछ कर लूँगा, कई लोग रशिया की। हम बोलते हैं यार नहीं, हम किसी की गोदी में नहीं बैठेंगे, हम आपके साथ सबके साथ डील करेंगे, हम अपने आप करेंगे। वो अपने आप वाला गेम जो होता है उसका मतलब दुनिया में किसी चीज़ का किसी भी ये जो बड़ी पावर्स हैं उनका आपके ऊपर इतना कंट्रोल नहीं रहेगा। चाहे आप नंबर 1, नंबर 2 में ना रहें, चाहे आप नंबर 3 में रहें, बट एक स्ट्रॉन्ग नंबर 3 में रहें जहाँ पर जो एक आत्मनिर्भर इकोनॉमी है, आत्मनिर्भरता के आपका लाइन पे चलता है, तो फिर भी उनको आपको छेड़ना बड़ा मुश्किल रहेगा। तो तभी वो बोलते हैं, "नहीं जी, आप मत करो, हम आपको ये दे देते हैं, हम आपको वो दे देते हैं।" आज जैसे चाइनीज़ आपको बोल रहे हैं, "जी, आप बस बस दोस्ती कर लो हमारे साथ, हम आपको सब कुछ दे देंगे।" तो ये चीज़ें हैं सर, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है। तो अमेरिका की तरफ से तो वो था कि हम इनको थोड़ा-सा जेट इंजन की टेक्नोलॉजी दे देते हैं, कुछ ये दे देते हैं, आ जाएगा भारत अपने आप साइन-वाइन कर लेगा हमारे साथ, वो किया नहीं। ट्रम्प ने कोशिश करी, वो हुआ नहीं, तो आई थिंक थोड़ा इनको झटका लगा है सर उस चक्कर में। तो ये या तो कंप्लीट प्रेशर टैक्टिक्स हैं और क्योंकि जो इनके सीनियर डिप्लोमैट्स हैं, वो इतना कुछ बोलते नहीं हैं। ये जितने भी नॉन डिप्लोमैटिक ये जो ट्रम्प के बंदे हैं, जो अपने साथ लेके घूमता है ये, बोलते हैं ना गैंगस्टर होता है ना, उसके साथ होते हैं ना जो थोड़े बिल्कुल।
गैंगस्टर से हम्म। बड़े गुंडे होते हैं, ओए हुआ। गैंगस्टर बेचारा फिर भी सीधा आदमी होता है, मतलब जाके लोगों से बात-बूत कर लेगा एंड ऑल दैट। उसके गुंडे सबसे बदमाश होते हैं एक्चुअली। गैंगस्टर तो अलग होता है। गुंडे ज़्यादा बदमाश होते हैं उसके, जो साथ में चलते हैं। तो ये सारे उसके गुंडे की तरह हैं, तो हमारे को थोड़ा धमकी-धमकी, थोड़ी आवाज़ें उठा रहे हैं। "ए तू सुन ले यार, नहीं तो भाई आ जाएगा, अभी देख ये वो।" हाँ, ऐसा हाँ। ऐसा दिखता है सर। ये बताइए, ज़ेलेंस्की के सामने रास्ते क्या हैं? अगर वो ये जिद पे अड़ा हुआ है कि मैं लैंड ट्रांसफर नहीं करूंगा, लेन-देन नहीं करूंगा, तो उसके सामने अब रास्ता क्या है? यूक्रेन को वो बर्बाद करवा चुका है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका या जो भी देश उसको कुछ दे रहे होंगे, वो कोई मुफ्त में उसके गले में माला बना करके डाल रहे होंगे। उसका भी उसको पे करना है। जितना वो बर्बाद होगा, जितना तहस-नहस होगा, उसका पुनर्निर्माण भी आगे जाकर के करना है। तो वो ले जाना किस मोड़ पर चाहता है यूक्रेन को? सर अभी देखिए यूक्रेन के अंदर जो सेटअप खड़ा हुआ है, उसको पता है अगर वो गिरा तो लोग पीछे पड़ जाएँगे। लेकिन इंटरनली वो सेटअप अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? वो एक यूक्रेनियन नेशनलिस्टिक सेटअप है। देखिए सर यूक्रेन एक ऐसी जगह है, अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएँ, यूक्रेन बड़ा छोटा-सा एरिया होता था, जिसको यूक्राइना बोलते थे। और यूक्राइना नॉर्मली ये जो नीपर रिवर आती है सर नॉर्थ यूरोप से साउथ तक, साउथ मतलब सेंट्रल, ये ब्लैक सी तक आती है ये। ये एक डिवीज़न होता था बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। तो यूक्राइना को अगर आप अ, इनकी भाषा में इसका ट्रांसलेट करेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन होता था लोग जो बॉर्डर रीजन में रहते हैं, ठीक है? अब बिकॉज़ ये यूक्रेन का एरिया कीव के पास होता था और वहाँ से थोड़ा साउथ में चलता था इस तरफ, रशिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस था। इनकी लैंग्वेज थोड़ी-सी अलग थी बट सिमिलर थी। इनके कल्चर ट्रेडिशंस बेसिकली सिमिलर थे। एंड ये जो एक अलग देश बना सर, ये अ, एक क्रूश्चोव था इनका सर, जनरल सेक्रेटरी 1954 में। ये वहाँ पर यूक्रेन में था, वो एरिया के अंदर, वहाँ इसने काफ़ी दारू-वारू पी रखी थी। और ये उस टाइम की बात है सर जब स्टालिन मरा था, 53 में स्टालिन मरा था, उसके बाद 3-4 महीने सोवियत यूनियन में काफ़ी हलचल मची रही, उसके बाद क्रूश्चोव ने फाइनली सबको साइड करके, लेवरेंती बेरिया और इनको सबको साइड-वाइड करके खुद बन गया था जनरल सेक्रेटरी। उसके बाद आप देखेंगे कि ये वहाँ बैठ के दारू-वारू पी रहा था, तो इसको क्या था ना सर, थोड़ा नया-नया था, दोस्त यार बनाने थे, तो वहाँ के वो जो उसका तो एक सपोर्टर था, उसने पूछा, "यार तुमने हमारे लिए क्या करा?" एंड ऑल दैट। तो उसने भई एक मैप सा बना दिया, ये चल ये ठीक है, ये यूक्रेन ये तेरा है। तो उसको वहाँ का गवर्नर-शवर्नर बना के थोड़ा वो बोलते हैं ना पॉलिटिकल सेटिंग जो उसने करने की कोशिश करी। अब वो पॉलिटिकल सेटिंग सर ऐसे आके फँसी है कि ऐसी जगह पे आके फँसी है कि ये एक रेड लाइन बन चुका है रशिया के लिए। तो यूक्रेन के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है सर, मिलिटरीली तो उसके पास बिल्कुल भी ऑप्शंस नहीं है। चा चाहे वो अब ये वॉर 1 साल, 2 साल, 3 साल और चले, थोड़ा बहुत लड़ सकता है वो, जितना लड़ सकता है, जितना यूरोप दे सकता है। प्रॉब्लम है कि सर मैन पावर नहीं है इसके पास अभी। ठीक है? अभी ये आप ठीक है 20, 30, 40 साल के बंदे को भेज रहे हो। अभी 50, 55 उस लेवल के बंदों को ये फ्रंट लाइन में डालते हैं। इनकी जो डिफेंसेस बनी हुई है सर रीजन में आप देखेंगे वहाँ पर इनके पास बंदे नहीं है। तो रशिया ने अभी एक जगह पे तो इन्होंने देखा वहाँ तो कोई है ही नहीं। इन्होंने डिफेंस लाइन बना रखी है, कोई है ही नहीं। तो वो निकल गए वहाँ से आगे। तो ये भी चल रहा है वहाँ पर। अब देखिए ये रशिया भी देखिए थोड़ा-सा सहमा-सा है क्योंकि उसको पता है अगर वो कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ करेगा तो ये सारे यूरोप वाले हुआ-हुआ करेंगे। तो एक बड़ी फ़नी सी सिचुएशन है एंड रशिया को ज़्यादा अपने लॉसेस नहीं चाहिए। रशिया का मेन मोटिव क्या है सर? यूक्रेनियन मिलिट्री कैपेसिटी जो है उसको खत्म करना है। तो वो भी चल रहा है ठीक है और ये सर मुँह मुँह के बल आके उसके ऊपर मरते हैं। तो वो कूटी जा रहा है, इनको कूटी जा रहा है। बोलते हैं ना चक्की है, वो घूम रही है, ये जाके पिसते रहते हैं। इसके पास ऑप्शन कुछ नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो राइट विंग है ना सर, वो अगर इसने कहीं पे भी कुछ माना, उसको मार देंगे ये। इसने नहीं माना, ये अमेरिकन्स मार देंगे इसको। तो एंड आई एम सेइंग मार देंगे मीन्स जान से मार देंगे क्योंकि ये जो पपेट्स होते हैं ना सर, ये बचते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं बचते।
अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 2 लोग और हैं, आप अपने रेडार में डाल लीजिए, एक आसिम मुनीर है और एक मोहम्मद यूनुस है। ये टिकने नहीं वाले सर, ये जितने भी ये पपेट्स होते हैं, ये 2-3 साल चलते हैं, उसके बाद इनकी हालत खराब हो जाती है। क्योंकि जैसे ही जो शॉर्ट टर्म गोल होता है, बड़ी पावर का वो खत्म हो जाता है, फिर बिकॉज़ इन लोगों को बहुत ज़्यादा पता होता है, तो वो ही पीछे से कुछ करते हैं इनको हटाने के लिए। ज़्यादा पता हो जाता है ना सर इनको, इनकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है और ये आपकी नाक काट सकते हैं। तो उस चक्कर में अगर आप देखेंगे कि ये लोग पपेट्स हैं, इनका कुछ बचेगा नहीं। आई मीन या तो ये कुछ डील-डूल करके भाग जाए, इसके 3-4 घर हैं अमेरिका में, जाके कहीं छुप जाए तो ठीक है और प्रॉमिस करे मैं ज़िंदगी में कभी मुँह नहीं खोलूँगा, तो सब भूल जाएँगे उसको 2-3 साल में तो ठीक है। बट अदरवाइज़ सर यूरोपियंस में देखिए आप, अगर आप देखें पोलैंड को अगर आप बोलें लड़ना है तो वो पागल है। जर्मनी में थोड़ा-सा चेंज हो रही है चीज़ें, यूरोप में किसी के पास मिलिट्री कैपेसिटी नहीं है खड़े होने की। अगर कल को अमेरिका वहाँ से हट जाता है, ये तो सर मर जाएँगे, आई मीन ये रो देंगे। अब 2 चीज़ हो सकती है, देखिए ये वाइल्ड थॉट है, हो नहीं मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि होगा, बट अगर कल को अमेरिका वहाँ से हट जाए और ये अपना रशिया ज़ोर से इन्वेज़न करे और यूक्रेन पूरा कवर कर, ये जब पीछे घूमेंगे इनके दरवाजे पे रशिया खड़ा होगा, फिर क्या करेंगे? तो ये बहुत बुरी हालत है सर इनकी, इनको कोई समझ में नहीं आ रहा और नहीं, यहाँ पर यहाँ ये जो अभी ये जो अभी आप कह रहे थे शुरू में कि इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज के नेताओं ने कहा कि हम ये नहीं मानते, हम वो नहीं मानते। अब जैसे मान लिया हम अगर देखें तो ब्रिटेन है, जर्मन है या फ्रांस है या इटली है या फिनलैंड है, चलो ईयू को भी और नेटो को भी हम इसमें ले लें, कितनी देर तक ये सुरक्षा कवच बन करके खड़े रह सकते हैं जेलेंस्की के साथ? 27 मिनट मज़ाक कर रहा हूँ सर, बट नेटो का एक स्टडी था, अभी थोड़े टाइम पहले, जिसमें नेटो के एक ऑफिशियल ने आके एक स्टेटमेंट दिया कि हम नेटो की पूरी टेरिटरी में से सिर्फ 5% टेरिटरी को एयर डिफेंस दे सकते हैं। सिर्फ 5। देखिए सर वेस्टर्न सिस्टम्स जो होते हैं, वेपन सिस्टम्स होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। बट वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं सर। कई बारी आपको ना डम्ब सिस्टम्स चाहिए होते हैं यूज़ करने के लिए। यू नीड टू हैव दैट आल्सो, आपके पास नंबर्स होने चाहिए। ये जो पेट्रियट मिसाइल के बारे में काफ़ी बात करते हैं ना, अमेरिकन बात करते हैं। आजकल पाकिस्तानी भी बोलना शुरू हो गए हैं कि हम पेट्रियट मिसाइल ले रहे हैं जी। सर अमेरिका टोटल 660 मिसाइल बनाता है पूरे साल में, टोटल। रशिया सर एक टाइम पे 700 ड्रोन फेंकता है इनके ऊपर। अब ठीक है आप ड्रोन पे ना फायर करो, कितने दिन चलोगे आप? उसके बीच में मिसाइल भी फेंकता है तो कितने दिन चलोगे आप? 6 दिन, 7 दिन? 1 साल की प्रोडक्शन। ये सर ये भ्रम है, ये पागलपंती है। ये आई डोंट नो इनका प्लान कहाँ है, दिमाग कहाँ है? बट एक चीज़ और है सर, अब देखिए इनको भी बाहर निकलना है इस सिचुएशन से। बट अगर ये खुले में आके बोले कि साहब हमने अपनी पॉपुलेशन को पूरी तरह से झूठ बोला था और हमको पता था हम हारने वाले हैं, पुतिन जीतने वाला है, तो सर ये कोई भी बचेगा नहीं। तो अपनी कुर्सी भी प्यारी है, वो भी चक्कर है। इनकी पॉपुलेशन देखिए ज़रा, ये अपने अपने घरों में इलेक्शन जीत के आए हैं उन यूक्रेन के मुद्दों पे। क्या बोलोगे अपनी पॉपुलेशन को? लोग उड़ा देंगे वहाँ से, जर्मनी में उड़ा देंगे। मैं तो काफ़ी सरप्राइज़ था जिस तरह से जॉर्जिया मेलोनी ने भी बात करी, सिक्योरिटी गारंटी बार-बार, बार-बार वही बोली जा रहे हैं। तो इनका एक चक्कर है कि भैया आप ठीक है सीज़फायर करा दो, लेकिन आप ही खड़े हो उसके बाद देखने के लिए। अमेरिका बोलता है मैं नहीं खड़ा हो रहा, तुम भी साथ में खड़े हो। वो ये होना नहीं चाहते बिकॉज़ सर इनको पता है कि ये कर नहीं सकते, इनके पास कैपेसिटी नहीं है। बात बिल्कुल सही बात आपने कही है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि पुतिन में कुछ तो है। जिन पुतिन को उनके अलास्का पहुंचने से पहले डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के और उनके मंत्री भी एक तरीके से खुड़काने की कोशिश कर रहे, धमकाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर पुतिन नहीं माने युद्ध विराम के लिए या ये नहीं स्वीकार किया तो मैं नाराज हो जाऊंगा, मैं घर चला जाऊंगा, इस तरह के बयान आ रहे थे। और पुतिन के जाने के बाद
ये तो पूरा जो है वो टाम टमीरा लेकर के खुद ही बैठे हैं, सबको मनाने में लगे हुए हैं। तो कुछ तो करिश्मा है पुतिन में। देखिए सर, करिश्मा की बात नहीं है, बैटलफ़ील्ड मैटर करती है ना, आपकी अगर बैटलफ़ील्ड में आपकी पोज़ीशन अप है, तो क्या क कुछ करिश्मा की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जिस तरह से मैं आपको कंपैरिज़न दे रहा हूँ, हमको पता है पाकिस्तान तुम जो मर्ज़ी करते रहो यार, देते रहो जो मर्ज़ी देना है पाकिस्तान। अब तो ये है ना, आपका एटीट्यूड क्या है? तुम क्या दोगे यार? 4 F-16 और दे दोगे पाकिस्तान को, दे दो, कोई बात नहीं, हम ठोक देंगे। इंडिया का एटीट्यूड यही है ना अभी इस टाइम पे, आपकी जो मिलिट्री क्या बोल रही है? डोंट वरी, हम लोग रेडी हैं। तो ठीक है सर, रशिया बोलता है ठीक है यार तुमको आई मीन ये लोग आके सिर तोड़ रहे हैं, तुम बोलते हो भैया मारो मत, मारो मत, मारो मत, ये खुद ही मर रहे हैं आके मैं क्या बोलूँ? इनको बोलो मत मरो, इनको बोलो रिकॉग्नाइज़ करो भई मैंने जो टेरिटरी ले रखी है मेरी, नेटो मत जॉइन करो, मैं रोक देता हूँ अभी, खत्म। उसकी डिमांड बड़ी सिंपल है सर एंड वो चीज़ उसने अचीव करी है बैटलफील्ड के ऊपर। अब उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। देखिए इकोनॉमिक ये वो दिस दैट वो सब चीज़ें में आप नेगोशिएट कर सकते हो। बैटलफील्ड एडवांट जो एक बंदा लेता है ना सर एडवांटेज जब आप लेते हो, उसपे नेगोशिएशन बड़ी मुश्किल से होती है, स्पेशली जब आपके पास एक अपर हैंड हो। आप क्यों दोगे कुछ? गुडविल के लिए चल ठीक है, थोड़ा बहुत इधर-उधर, थोड़ी लाइन-वाइन इधर-उधर एडजस्ट हो जाती है। वो समझ में आता है हमको एंड वो होगा भी। पुतिन भी मानेगा कुछ चीज़ों पे कि भई अच्छा चल ठीक है, इधर से इधर कर लो, ये ऐसे कर लो। क्योंकि देखिए क्या होता है ना सर टाउन्स के अंदर जंक्शन्स होते हैं। अगर एक जंक्शन उस तरफ हो गया तो ये उस जंक्शन से जो 2-3 टाउन्स कटे हुए हैं, वो पूरे खत्म हो जाते हैं। उनका पूरा इलेक्ट्रिसिटी ये वो सब कुछ वहीं से आता है। सो दैट होल थिंग फिनिशेस। सो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चलती है लाइन लाइन के ऊपर, दैट इज़ समथिंग ओके। बट अगर ये सोचते हैं कि भई पुतिन एक रीजन छोड़ देगा, वापस चले जाएगा, वो क्यों करेगा? उसका बैटलफील्ड एडवांटेज है एंड इस टाइम पे भी अगर वो चाहे, तो वो बैटलफील्ड बड़े आराम से आगे खींच सकता है अपने आप को। कोई उसमें कोई रोकने को नहीं है। तो सर सब आपको कॉन्फिडेंस है उसका ये बैटलफील्ड एडवांटेज है आपको। आपको पता है आप उसको ठोक सकते हो बड़े आराम से। तो आप फिर बोलोगे यार ठीक है जा तू कर ले जो कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। जो चीज़ हम क्या अपने ये बोल रहे हैं। क्या ये सब ऐसी कंडीशन में आके खड़े हो गए हैं कि फंसे हुए महसूस कर रहे हैं जी कि सर बिकॉज़ सरेंडर सरेंडर होते हुए भी दिखाई ना दें, अपने अपने देशों में बहुत मार पड़ने वाली है। वही बात है ना सर प्रॉब्लम पॉलिटिक्स की है, प्रॉब्लम किसी और चीज़ की नहीं है। अगर कल को इनके देश में इनको बोला जाए कि साहब अच्छा ठीक है यार तुम यूक्रेन खत्म कर लो, तुमको हम कुर्सी नहीं फेंकेंगे। ये कल सुबह खत्म कर देंगे। बट यहाँ पर अब तिगड़म भी है ना सर, अब वो खत्म भी क्यों करेगा? अब अमेरिका भी बदमाश है बीच में, वो जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसका, उसको तो हथियार बेचने हैं और आप देखिए ट्रम्प ने करा क्या है? ट्रम्प ने यूरोप को बोला है जी आपको हथियार देने हैं, आप दे दो आप लेकिन खरीद के दो हमसे। तो उसने अपने हथियार बेचने शुरू कर दिए वहाँ पर, तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को वही चाहिए। तो वो एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा करेंगे इस चीज़ को कि आपको दिखेगा कि कुछ सेंस नहीं बनेगा और 2-3 साल में फिर इरप्ट होगा वो। तो ये कंटीन्यूअस घाव रखना चाहते हैं। ताकि उधर पे आप देखिए ईरान में सर, अगर यूएस को इतना ही थ्रेट था तो मारता ना और ईरान को, खत्म करो उसको, खत्म करो, रिवॉल्यूशन करो, चेंज करो। बट अगर वो कर देगा सर, तो फिर सऊदी अरेबिया को हथियार कैसे बेचेगा? इज़राइल को कैसे बेचेगा? है कि नहीं? पाकिस्तान को कैसे बेचेगा? तो सही है। सर ये लोग देखिए ये जो डीप स्टेट का आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए सर, ये दोनों जगह पे पैसे डालते हैं। मैं आपको ये याद करा दूँ सर, जो इनकी फेडरल रिज़र्व है अमेरिका की और जो जर्मन फेडरल रिज़र्व है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी सर, दोनों में सबसे जो लीडिंग बंदे थे, नॉट द सीईओ एंड ऑल दैट बट जो लीडिंग बंदे थे, सगे भाई थे सर, ठीक है? जॉर्ज बुश की फैमिली का डायरेक्ट कनेक्शंस थे ओसामा बिन लादेन की फैमिली के साथ और ये कोई मज़ाक नहीं है सर, मेरे पास इसके प्रूफ्स हैं। दिस इज़ हाउ थिंग्स आर आई मीन ये दुनिया ऐसी है सर, तो ये कभी भी किसी चीज़ को कंप्लीटली स्टॉप मत करो और उसको थोड़ा चलने दो। अब कल ट्रम्प की स्पीच में देखिए सर, उसने कितनी 3 बार ही बोला वी मेक द बेस्ट वेपन्स इन द वर्ल्ड। हम हथियार बेच रहे हैं, हम हथियार ये कर रहे हैं, हम हथियार ये कर रहे हैं। बार-बार, बार-बार वही बोली जाए तो आपको बड़ा क्लियर हिंट मिल रहा है
कि भाई मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इसको बोला जा रहा है कि भाई यहाँ ठीक है, तू सीज़फायर कर ले, बट ये यूरोपियंस को हथियार हम नहीं हम तू जरा मेक श्योर देख दे बाय। और बिल्कुल यूरोपियंस ने $800 बिलियन का बजट रखा है सर हथियार खरीदने के लिए। 800 बिलियन। तो दिखता है ट्रम्प को 800 में से 600 भी आ गया उसके पास, बल्ले-बल्ले और क्या। और ये चीन के विदेश मंत्री नई दिल्ली में थे, इनका एक बयान में देख रहा था, वो कह रहे थे कि दुनिया बदल रही है, कोई भी एक तरफा निर्णय अब नहीं चलेगा। तो वो भी ट्रम्प को ही सुना करके गए हैं दिल्ली में। देखिए सर, वो अपनी इस टाइम पे उसको पता है कि भई एक अपॉर्च्युनिटी है इंडिया से कुछ थोड़ा-सा सेट करने के लिए और इंडिया के साथ एक लेवरेज क्रिएट करने के लिए कि चल ठीक है यार, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बात हो रही होगी, बट एक आर्गुमेंट हो सकता है कि यार मैं थोड़ा बहुत पाकिस्तान पे हल्का लेता हूँ, तू थोड़ा यार अमेरिका से दूर रह ले यार, ठीक है? तो कुछ ना कुछ कहीं न कहीं एक एग्रीमेंट पे, और ये टेम्परेरी एग्रीमेंट्स होती हैं सर, ये ज़्यादा दूर की नहीं है। अच्छा यार अगले 2-3 साल ये कर लेते हैं, तू भी मत कर, मैं भी मत करता हूँ, उसके बाद देखेंगे। तो एक जगह पे आप मेरे हिसाब से तो वो करने की कोशिश कर रहे हो कि यार देख, तेरी मेरी दुश्मनी में हम दोनों को नुकसान हो रहा है इस टाइम पे। वो भी समझता है, आप भी समझते हो। तो अभी आप देखिए सुबह उसने बोला है कि साहब वो रेयर अर्थ के ऊपर जो डील होती थी, हमने उसको बोला कि भई हम आपके लिए खोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो भी उसने खोल दिया। तो ये देखिए सर, वो भी अपनी तरफ से एक एक कहीं न कहीं यू नो कुछ ना कुछ थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। एंड देखते हैं सर, वो ये आपको भी कुछ खुले में ऐसे नहीं कि झप्पी मारनी है चाइना को। तो जितना आपको चीज़ें चाहिए अपने ग्रोथ के लिए लीजिए उसे, और थोड़ा बहुत अभी स्ट्रैटेजिक हेजिंग करनी है, इधर करना है, उधर करना है। वैसे भी सर अगर 2 ये बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ थोड़ा बहुत भी पुश बैक करें अमेरिका को, बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। बिल्कुल। बढ़िया है। आदि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय निकालने के लिए और थैंक यू सर। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। नमस्कार।